IPS Mahi Sharma UPSC CSE topper and IS Anand Sharma UPSC CSE topper both have attained success in UPSC CSE 2023. Can you guess what's common between them? Both opted sociology for CSE main as optional paper. Both have scored good marks in optional paper. Both have prepared sociology optional under teaching and mentorship of Vikas Ranjan Shar with Sociology Foundation to Finale program. Just like Mahi Sharma and Anand Sharma, many aspirants have changed their dreams into reality. IS Medha Anand, IS Shivans Rathi, IS Yash Kumar Sharma, IPS Anurag Chopra, IPS Vanita Prakash, IPS Vivek Singh, IRS Riju Srivastava and many more. Prepare sociology optional for UPSC CSE under teaching and mentorship of Vikas Ranjan Shar. Namaskar, I am Shivansh Rathi and in this year's UPSC Civil Services Exam 2023 मैंने ऑल इंडिया रैंक 63 सिक्योर किया है एंड विद डेरी नॉलेज ट्रैक आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू शेयर माय सोशियोलॉजी ऑप्शनल स्ट्रैटेजी विद माय फेलो एस्पिरेंट्स. तो लेट्स बिगिन. तो सोशियोलॉजी इट वाज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट टू मी क्योंकि मेरी कॉलेज में ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में हुई है. तो आई ट्राइड प्रिपेयरिंग फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर लेकिन वहाँ पे मुझे 2-3 बेसिक प्रॉब्लम्स आई. फर्स्ट वाज कि जैसे हमारी जो ग्रेजुएशन है उसमें इंग्लिश लिटरेचर में वी वर यूज्ड टू राइटिंग आंसर्स इन 8 to 10 पेजेस और फाइनली यूपीएससी की डिमांड रहती है 2 से 3 पेजेस में कंसाइज करने की. तो वो एक इनिशियल मेरे लिए चैलेंज था क्योंकि आई हैड ऑलरेडी फॉर्म्ड दैट हैबिट ऑफ एक्सप्लेनिंग इट इन ग्रेट डिटेल इंग्लिश लिटरेचर में. उसके साथ साथ कोई अच्छी टेस्ट सीरीज कोई अच्छे मॉक टेस्ट वगैरह भी इंग्लिश लिटरेचर में मेरी नॉलेज में अवेलेबल नहीं थे मार्केट में. तो ऊपर से एक मुझे फील हुआ कि इस्टेब्लिश्ड नॉलेज बेस्ड सोशियोलॉजी में थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज हर ईयर सोशियोलॉजी का एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है. तो आई ट्रस्टेड द ओपिनियन ऑफ द मासेस एंड आई वेंट फॉर सोशियोलॉजी. इसमें भी देयर वाज दैट थिंग कि बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट इंक्लूडिंग कार्ल मार्क्स, एमाइल डर्कहाइम या और भी बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट को ऑलरेडी हमने अपनी इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस में थ्रू आर्टिकल्स उनको पढ़ा था, उनके बारे में उनके ओपिनियंस को जाना था. तो इट वाज नॉट अ कम्प्लीटली एलियन डिसिप्लिन टू मी बट इट वाज क्वाइट न्यू. तो आई बिगैन माई प्रिपरेशन बाय वॉचिंग वीडियोज़ फ्रॉम यूट्यूब. तो उधर मुझे सृष्टि जैन देशमुख मैम जो कि अपने टाइम में मैम की काफ़ी अच्छी रैंक थी, शी वॉज इन टॉप 5. तो उनकी वीडियो से मुझे रिसोर्सेज का कुछ आइडिया हुआ सोशियोलॉजी का. बट अगेन आई फाउंड कि मुझे थोड़ा सा और कट डाउन करने की ज़रूरत थी रिसोर्सेज को क्योंकि बहुत सारी नॉलेज हो जा रही थी और उसको एनकैप्सुलेट करना बहुत थोड़े में तो इट वाज प्रूविंग क्वाइट डिफ़िकल्ट. तो व्हाट आई डिड वाज कि एक नितिन सांगवान सर की एसेंशियल सोशियोलॉजी करके बुक आती है पेपर 1 पेपर 2 के लिए. तो आई केप्ट दैट बुक एज माई बेसिक मटीरियल. उसके साथ साथ सप्लीमेंट करने के लिए पेपर 1 में आई यूज रुपेंद्र गौड़ सर्स नोट्स एंड फॉर पेपर 2 आई यूज तुषारांशु सर्स नोट्स. तो दीज वर द बेसिक रिसोर्सेज विच आई यूज फॉर सोशियोलॉजी. तो what initial problem I was facing was कि again these 3 were bulky books. तो when I went for revision तो एक साथ में बहुत सारा कंटेंट हो जा रहा था. तो फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं सोशियोलॉजी की नोट मेकिंग करूंगा अपने हिसाब से. तो मैंने दोनों पेपर्स पेपर 1 और पेपर 2 के 70 पेजेस ईच के नोट्स बना दिए. तो दैट वाज वेरी कंसाइज और 140 पेजेस को एक दिन में रिवाइज करना इज़ वेरी सिंपल. तो फाइनली वो नोट्स को मैं एक दिन में ही पेपर 1 पेपर 2 को पूरा रिवाइज कर पा रहा था एंड उस नोट मेकिंग की स्ट्रैटेजी को भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. तो बेसिकली नोट्स बनाने का जो मेरा तरीका था वो ये था कि जैसे यूपीएससी एक सिलेबस प्रोवाइड करता है आपको हर एक सब्जेक्ट का, ऐसे ही सोशियोलॉजी का भी एक एक्सटेंसिव सिलेबस प्रोवाइडेड है इंक्लूडिंग ऑल द कीवर्ड्स एंड ऑल द थिंकर्स एटसेट्रा. तो आई पिक दोज कीवर्ड्स फ्रॉम ईच चैप्टर. तो मैंने सिर्फ हर एक कीवर्ड की डेफिनेशन लिखी और उस पर 4 थिंकर्स के व्यूज़ लिखे. तो इससे ज़्यादा मैंने उस पर कोई भी मटेरियल कोई भी कंटेंट नहीं बनाया. बाकी जो था पढ़ के समझ लिया और इस डेफिनेशन को और इन थिंकर्स को लिखने से वो नोट्स काफ़ी कंसाइज हो गए थे. उसके साथ साथ मेरा ट्राई ये था कि थिंकर्स में भी मैं उन थिंकर्स को लिखूं जिनको मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ किया जा सके. फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें
कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म है, तो उसको किसी भी बाकी सोशोलॉजिस्ट, दूसरे सोशोलॉजिस्ट के क्रिटिसिज्म में यूज़ किया जा सकता है कि फलाने फलाने सोशोलॉजिस्ट ने एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को या हिस्ट्री में जो मटीरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव है उसको इग्नोर किया। तो इस तरह से ट्राई टू मेक नोट्स ऑफ दोज थिंकर्स जिनको आप मैक्सिमम प्लेसेस पे यूज़ कर पाएँ। एंड पर टॉपिक आई बिलीव कि 3 या 4 थिंकर्स से ज़्यादा के नोट्स नहीं लिखिए, क्योंकि व्हेन यू विल फाइनली राइट आंसर्स यू विल रियलाइज कि इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट ऑफ स्पेस एंड टाइम कि आप 4 से ज़्यादा थिंकर्स को उसमें इंक्लूड करें। तो फाइनली जो नेक्स्ट स्टेप था दैट वाज आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग के लिए मैंने विकास रंजन सर से ट्रायम्फ IAS में टेस्ट सीरीज ली थी इस साल, एंड सर ने मुझे इस साल पर्सनली मेंटोर किया आंसर राइटिंग के लिए। उन्होंने गाइड किया कि जो सोशोलॉजिकल आंसर है और जो GS का आंसर है उसमें एक जो बेसिक की डिफरेंस होता है कि सेम स्टेटमेंट को आप GS में एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिखेंगे, लेकिन सोशोलॉजी में अगर आप उसको लिखेंगे तो आप उसको थोड़ा सा सोशोलॉजिकल बना सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर GS1 में एक सोसाइटी का क्वेश्चन आता है जिसमें इट इज़ रिटन कि क्वेश्चन है कि आप बताइए कि कोविड के टाइम पे जो है फैमिलीज में क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई। तो GS1 में अगर आप शायद लिखेंगे तो एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ड्यू टू लॉकडाउन द पीपल दे वर कट ऑफ फ्रॉम ईच अदर एंड दैट इज व्हाई द सोशल फैब्रिक वाज डिस्टर्ब्ड। इसी को अगर आप सोशोलॉजिकल बनाना चाहें तो कट ऑफ की जगह आप लिख सकते हैं कि ड्यू टू लॉकडाउन द पीपल वर एलियनेटेड फ्रॉम ईच अदर and that led to the disturbing of the social fabric। तो एक वर्ड जो ये alienated आ गया, इससे आपका आंसर सोशोलॉजिकल बन गया। तो इसी तरह से आप अपने आंसर्स को सोशोलॉजिकल बना के और इसी तरह से आंसर राइटिंग पे फोकस करके आई बिलीव कि सोशोलॉजी में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। जैसे हर बार क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि आप सोशोलॉजिस्ट के बारे में जब लिखते हैं या किसी भी क्वेश्चन के बारे में लिखते हैं तो आप उस व्यू से अग्री ही करें या उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए ही एग्जांपल दें। आप उसका क्रिटिसिज्म भी दे सकते हैं विच आई बिलीव इज इम्पॉर्टेंट इन एवरी क्वेश्चन। तो फॉर इंस्टेंस एमाइल डरकाइम की थ्योरी ऑफ सुसाइड पे एक क्वेश्चन था, तो डरकाइम ने उसमें कहा था कि वॉर टाइम में जो है सोसाइटी में इंटीग्रेशन बढ़ती है तो सुसाइड रेट्स कम हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक काउंटर एग्जांपल जो तैयार किया था विच आई सॉ इन द न्यूज़पेपर्स कि जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो उसमें उस सोसाइटी में इंटीग्रेशन बढ़ने के बजाय डिसइंटीग्रेशन हो गई, क्योंकि देयर वर सो मेनी फैक्शंस। जैसे रशिया में भी एक प्रो वॉर फैक्शन था, एक एंटी वॉर फैक्शन था, ऐसे यूक्रेन में एक फैक्शन यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था, एक डॉनबास रीजन था जो कि रशिया को सपोर्ट कर रहा था, तो अगेन एक एंटी वॉर फैक्शन भी था। तो इसी तरह से मतलब बहुत सारे फैक्शंस में वो सोसाइटी बट गई, वो सोशल फैब्रिक उस तरह से भी जैसे चेंज हो गया। तो जो डरकाइम ने बोला था कि वॉर टाइम में नेसेसरीली इंटीग्रेशन होगी, तो दैट प्रूव्ड रॉन्ग अभी कि रशिया यूक्रेन वॉर में। तो इसी तरह से यू कैन फाइंड एग्जांपल्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स एंड उन एग्जाम्पल्स को आप अपने आंसर्स में फिट इन कर सकते हैं। तो उन एग्जाम्पल्स के लिए एक अपना आंसर बैंक बनाना ज़रूरी है। उसके साथ साथ लेट मी ऑल्सो एक्सप्लेन कि मैं आंसर राइटिंग के लिए बेसिकली क्या फॉर्मूला या क्या फॉर्मेट यूज़ करता था। तो माई फॉर्मेट यूज टू बी कि फॉर इंस्टेंस कोई भी क्वेश्चन आया है तो उस पर बेसिकली एक बेसिक इंट्रोडक्शन होगी। दैट इंट्रोडक्शन टिपिकली कंटेन द नेम और थियोरी ऑफ अ सोशोलॉजिस्ट along with a proper definition of that topic। फॉर इंस्टेंस अगर रिलीजन पे क्वेश्चन आया है तो रिलीजन में मैं शायद एमाइल डरकाइम की डेफिनेशन ऑफ रिलीजन या फिर और भी किसी सोशोलॉजिस्ट ने जिन्होंने रिलीजन की डेफिनेशन दी है उसके साथ एक अपने आंसर को स्टार्ट कर सकता था। उसके बाद मैं अपने आंसर्स को पैराग्राफ फॉर्म में अटेम्प्ट करता था सोशोलॉजी में इंस्टेड ऑफ गोइंग पॉइंट वाइज। तो पैराग्राफ फॉर्म में मेरा फोकस रहता था कि हर एक पैराग्राफ बेसिकली एक अलग पर्सपेक्टिव को प्रेजेंट करे। फॉर इंस्टेंस एक पैराग्राफ अगर मेरा मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव प्रेजेंट कर रहा है तो अगला पैराग्राफ फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करे। इसी तरह से आई यूज टू ट्राई कि आंसर में एटलीस्ट 5-6 पर्सपेक्टिव्स मैं प्रेजेंट करूं एंड दिस स्ट्रेटेजी वाज एक्सट्रीमली हेल्पफुल स्पेशली इन दोज क्वेश्चंस जिधर मेरे पास कंटेंट थोड़ा सा कम होता था।
क्योंकि आफ्टर स्टडीइंग सोशियोलॉजी आप रियलाइज करते हैं कि सब जो पर्सपेक्टिव्स हैं सोशियोलॉजी में उनकी एक कोर आइडियोलॉजी है. फॉर इंस्टेंस, मार्क्स विल ऑलवेज क्रिटिसाइज बुर्जुआजी एंड विल ऑलवेज से कि कैपिटलिज्म इज बैड एंड एवरीथिंग बैड स्प्राउट्स फ्रॉम कैपिटलिज्म. सिमिलरली फंक्शनलिस्ट हमेशा यही बोलेंगे कि फंक्शनलिज्म, हर एक चीज़ फंक्शनल है सोसाइटी में और इसी तरह से हर एक चीज़ की एक यूटिलिटी है. तो इसी तरह से जो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं उसमें अलग अलग बातें जो कही गई हैं. फॉर इंस्टेंस, फेमिनिस्ट विल ऑलवेज आर्ग्यू कि हर एक चीज़ में, वेदर एग्रीकल्चर हो, ऑक्यूपेशंस हो, जॉब्स हो, फैमिली लाइफ हो, हर एक जगह पे पेट्रियार्की इज प्लेइंग अ नेगेटिव रोल एंड दैट नीड्स टू बी चैलेंज्ड. तो इसी तरह से जो वेरियस पर्सपेक्टिव्स हैं उससे आप अपने आंसर को एक डाइवर्स आंसर बना सकते हैं. एंड उसके साथ साथ सोशियोलॉजी में आई डिड नॉट यूज अ लॉट ऑफ डायग्राम्स, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं पे जहाँ पे डायग्राम एसेंशियल है वहाँ पे उसको अवॉइड भी नहीं करना था. फॉर इंस्टेंस, पेपर 2 में एक योगेंद्र सिंह की मॉडर्नाइजेशन थीसिस आती है, तो उधर डायग्राम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं ऑफकोर्स उनको तो किया, लेकिन ओवर एम्फेसाइज नहीं किया डायग्राम्स पे, विच वॉज कॉन्ट्रेरी टू माई GS 1 2 3 4 स्ट्रैटेजी इन मेंस, जहाँ पे मैंने बहुत सारे डायग्राम्स यूज किए थे. तो आई बिलीव दीज वर सम डिफरेंसेज इन अ सोशियोलॉजी एंड अ GS आंसर. And yes, I believe this was my answer writing strategy. With this, I again thank Delhi Knowledge Track for providing me this platform to interact with my fellow aspirants. And if you guys have any query, please feel free to visit me on my Telegram channel, which is in my own name. Thank you.